नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई भर्ती की जानकारी। एक ऐसी भर्ती जिसकी इंतजारी लगभग लाखों की संख्या में अभ्यर्थी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SSC GD कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। लास्ट में यानी कि SSC ने इसके नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है और अब इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी इसमें यह है कि इसमें देखिए 3 साल की छूट दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले इसमें उम्र मांगी जाती थी वह 18 से 23 साल मांगी जाती थी, यानी कि 18 साल से आप कम नहीं होने चाहिए और 23 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें बेहतरीन छूट मिली है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आइए हम आज उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो एक अभ्यर्थी जो कि इसके फॉर्म को भरने के योग्य है वह ये समझ पाए कि क्या वह वाकई योग्य है या नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यह एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाना आपका प्रारंभ हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 27/10 यानी कि आज की तारीख से यह फॉर्म आप भर सकते हैं। 27 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर तक, यानी कि लगभग 1 महीने से भी अधिक समय आप लोग को दिया जा रहा है। 2-3 दिन अधिक दिया जा रहा है इसके फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब चूँकि इसके उम्र में थोड़ा सा छूट मिला है तो इसमें लाखों की संख्या में और अधिक फॉर्म भरे जाएंगे। कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। सीट में कोई बहुत खास बढ़ोतरी नहीं की गई है। 24-25 हज़ार तो बहुत नॉर्मल सीट है SSC GD के लिए, तो इसमें 40 से 50 हज़ार तक भर्तियाँ आती हैं। तो उम्र जब बढ़ाया गया है तो अभ्यर्थी भी इसमें अधिक संख्या में फॉर्म डालेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें ताकि बाद में कोई समस्या ना हो, क्योंकि सर्वर बहुत इसका बिजी रहने वाला है। और ऑनलाइन फ़ीस की बात करूं तो उसमें 1 दिन की छूट मिल जाती है, यानी कि आप 1 नवंबर तक इसके ऑनलाइन फ़ीस जमा कर सकते हैं। और यदि आप ऑफ़लाइन जमा करना चाहते हैं चालान के माध्यम से तो 30 तारीख तक आप लोग को ऑफ़लाइन जो चालान है वो डाउनलोड कर लेना होगा वेबसाइट से। और 1 तारीख को आप जाके बैंक में, जब तक भी बैंक खुला रहता है तब तक आप उसके चालान को भर सकते हैं। लेकिन फ़ीस आप लोग पहले ही भर दीजिएगा। जब फॉर्म डालिएगा उसी समय आप लोग फ़ीस भर दीजिएगा, तभी ज़्यादा बेहतर होगा। यदि हम इसके CBT एग्ज़ाम की बात करें जो कि SSC कंडक्ट कराती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है आजकल, क्योंकि इसी के माध्यम से ही कट ऑफ जारी किया जाता है। आगे की प्रोसेस इसी के माध्यम से होता है, CBT के माध्यम से, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के माध्यम से ही। तो इसको कंडक्ट कराने का जो फैसला किया गया है वह जनवरी 2023 में किया गया है। अभी ये कंफर्म नहीं है, इसलिए कोई डेट नहीं बताया गया है। जनवरी तक आप लोग का हो सकता है। तो अभी आप समझ ही रहे हैं कि अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने का आप लोग के पास है सही ढंग से तैयारी करने के लिए। यह आगे भी बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी जमकर करिए। आप लोग मान के चलिए कि आप लोग के पास 60 दिन का समय बाकी है अभी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें देखिए 24,369 पद निकाले गए हैं। और 24,369 कोई बहुत अधिक पद नहीं है। अब चूँकि कुछ यूट्यूबर ऐसे भी थे जो बता रहे थे अपने चैनल पे इसमें 50,000 प्लस वैकेंसी आएगी, 60,000 या कुछ तो 80,000 तक पहुंच गए थे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भर्तियां हो रही हैं तो सीटें उतनी अधिक खाली नहीं हो रही हैं अर्धसैनिक बलों में GD की, तो इसीलिए सीटें कम आई हैं। अब चूँकि इसमें उम्र भी बढ़ाया गया है तो उस हिसाब से सीटें तो बहुत कम है, लगभग 40-50 हज़ार के आसपास तो आना ही चाहिए था इसके लिए। अभी देखिए अलग अलग विभागों में ऐसे बांटा गया है। वही यदि मैं बात करूं BSF का, इसमें अलग कैटेगरी भी है, यानी कि जातिगत आरक्षण के आधार पे भी अलग अलग बांटा गया है। लेकिन बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैं संपूर्ण जानकारी लेकर नहीं आ पाया हूं। तो इसमें देखिए BSF के लिए जो है मेल के लिए वो 8,992 और फीमेल के लिए 15,000 नहीं मतलब 1,575 पद निकाले गए हैं। वही हम CISF की बात करें तो इसमें 90 पद निकाले हैं मेल के लिए और 10 फीमेल के लिए। यदि हम CRPF की बात करें तो उसमें मेल की 8,380 पद निकाले गए हैं और फीमेल की 531 पद निकाले गए हैं। वहीं SSB में 1041 पद मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए 243 पद निकाले गए हैं। ITBP में 1,371 है और फीमेल के लिए 242 पद हैं। असम राइफल में 1,697 पद निकाले गए हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए इसमें कोई पद नहीं निकाला गया है। वहीं हम SSF की बाबात करें तो 78 पद मेल के लिए हैं और 25 फीमेल के लिए। और NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में इसमें 164 पद निकाले गए हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। ये तो हो गया कितनी सीटें निकाली गई हैं किस किस विभाग में, तो आप लोग देख लीजिएगा जिस विभाग में अधिक संख्या रहेगी उस हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिएगा, या फिर अपना पसंद भी होता है
कुछ खास जो अभ्यर्थी होते हैं कुछ खास विभाग में ही जाकर सर्विस करना चाहते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से इसमें चुन लीजिएगा आप लोगों को किस में जाना है। और एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो एज लिमिट, इसमें एज लिमिट की जो गणना की जाएगी वह 1/1/2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। यानी कि सामान्य अवस्था में बात किया जाए तो 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र जो है वह 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए थी और 23 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। ये तो सामान्य अवस्था की बात है। लेकिन अब चूँकि इस साल छूट दिया गया है, 3 साल का रिलैक्सेशन आप लोग को दिया गया है, इसलिए आपकी उम्र 1/1/2023 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 26 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि पहले मैं बात करूं, यानी कि 18 से 23 साल की मैं बात करूं जो सामान्य अवस्था है, तो इसमें आपकी उम्र जो है यानी कि आपका जो जन्म है वह 2 जनवरी 2020 के पहले का नहीं होना चाहिए था और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब चूँकि छूट मिल चुका है 3 साल का, तो अब आपका जो जन्म है वह 2/1/1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये जो छूट दिया गया है 3 साल का वह सभी कैंडिडेट्स के लिए है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल कैंडिडेट हो, सभी को इसमें छूट मिलेगा। और साथ में उन्हें जो मतलब जो एक वर्ग के हिसाब से छूट मिलता है, जो जातीय आधार पर जो छूट दिया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एससी और एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है, वह इसके अतिरिक्त दिया ही जाएगा। 26 साल के बाद 5 साल इनका और ओबीसी का 3 साल अतिरिक्त इसका छूट मिलेगा ही, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। यह सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है कि 18 से 26 3 साल के लिए सभी लोगों को छूट दिया ही जाएगा इसमें। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही साधारण रहता है। देखिए 1 जनवरी 2023 को आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों का आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट है उसमें इसके पहले का डेट अंकित होना चाहिए कि आपका रिजल्ट कब जारी किया जा रहा है। इसमें आप लोग को सामान्य रूप से मैट्रिकुलेशन या फिर 10th पास आप लोग होने चाहिए, यानी कि यदि आप 10th का एग्ज़ाम पास हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2022 में जिसका भी रिजल्ट निकाला गया है, 2022 में जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं हाई स्कूल, वो इसके फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब उसके पहले वाले तो भर ही सकते हैं, लेकिन लास्ट यदि मैं बात करूं, लास्ट 2022 वाले भर सकते हैं। अब चूंकि 1/1/2023 के हिसाब से देखा जाए तो जनवरी में किसी का भी रिजल्ट नहीं आता है। यदि इस समय जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जो 2022 में इस समय हाई स्कूल पढ़ रहे होंगे, उनका रिजल्ट तो मान के चलिए कि जून जुलाई में ही आता है, जून जुलाई 2023 तक आएगा, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यानी कि जो भी 2022 तक पास हो चुके हैं हाई स्कूल, तो इसके फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 100 लगता है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट हो गए या फिर एक्स सर्विसमैन हो गए तो उन्हें कोई किसी प्रकार की फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें देखिए 4 चरण होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं। सबसे पहले तो एसएससी के माध्यम से आप लोग का सीबीटी एग्ज़ाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि लगभग मुझे लगता है कि 100 नंबर के आसपास का होता है वो। और उसके बाद इसी के हिसाब से आप लोग का कट ऑफ जारी होगा। फिर आप लोग का पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि दौड़ कराया जाता है, जो भी दौड़ होता है वो इसमें कराया जाएगा। फिर आप लोग का पीएसटी होगा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आप लोग के हाइट और चेस्ट की मपनी की जाती है, यह सारी चीज़ें होंगी। और फिर आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लास्ट में, फिर आप लोग का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। दोस्तों ये जो सेक्शन है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस का जो सेक्शन है, इसके बारे में हम तमाम वीडियो लेकर आने वाले हैं और सभी के बारे में एक स्टेप बाय स्टेप विस्तृत रूप से आप लोग को जानकारी देने वाले हैं कि इसमें आखिर होता क्या है और कैसे कैसे आप लोग का सिलेक्शन इसमें होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी और वीडियो समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आने वाला हूँ विस्तृत रूप से कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके चेस्ट का माप कितना होना चाहिए, किन किन अभ्यर्थियों को इसमें भी छूट मिलेगा हाइट और चेस्ट में, ये सभी जानकारी हम लेकर आने वाले हैं। इसका पेपर कैसे होता है, सीबीटी एग्जाम कैसे होता है, कितने प्रश्न आते हैं, सभी डिटेल्स मैं लेकर आने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।